हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 36 है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 16 नंबर से शुरू होगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 247, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 248, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 249 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 250। तो दोस्तों, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 249। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या है, भारत संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह अधिकार 1 वर्ष के लिए वैध रहता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन 2 है संसद के दोनों सदनों के प्रति, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन 4 है लोकसभा के प्रति। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसे सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के मतलब अनुच्छेद 74 बताता है कि मंत्रिपरिषद क्या प्रमुख कौन होगा, तो वो होगा प्रधानमंत्री। यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा है? अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन 1 है श्री स तानम, श्री ए के चंदा, डॉक्टर राज मन्नार, श्री वीपी मंडल। तो कौन नहीं रहा है दोस्तों? ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, वीपी मंडल। वीपी मंडल वैसे व्यक्ति हैं जो कभी नहीं रहे हैं वित्तीय आयोग के अध्यक्ष पद पर। वीपी मंडल। व्याख्या देख लीजिए। वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1989 में किया गया था, जिन्होंने पिछड़े वर्गों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने की संस्तुति की थी, जिक्र किया था, सिफारिश की थी। आगे है 19 नंबर। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ? राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1950, ऑप्शन 2 है 1961, ऑप्शन 3 है 1986, ऑप्शन 4 है 1989। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1961 में किया गया। इसकी पहली आधिकारिक बैठक 1962 में हुई। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान खोजना है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है ये बताना है। लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य, न्यायपालिका की अवमानना। न्यायपालिका की अवमानना, तो दोस्तों आंसर 4 सही हो जाएगा। न्यायपालिका की अवमानना ये राज्य सूची का विषय नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। न्यायालय की अवमानना का संबंध समवर्ती सूची से है, जबकि लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य तथा कब्रिस्तान राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। ऑप्शन 1 है न्यायपालिका द्वारा विधायिकों के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना। 3 है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। 4th है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है न्याय सक्रियता का अर्थ होता है कि आप न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि न्याय के प्रति जो सक्रिय हो, मतलब कि न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य होता है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाने से होता है। ठीक है, न्यायिक जो है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। 4th वाला ऑप्शन सही है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाने से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से क्या है, जुड़ा हुआ है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य तटस्थ निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन 1 है अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, 3 है मार्क्सवादियों की, 4th है व्यवहारवादियों की। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा, व्यवहारवादियों की। मूल्य तटस्थता जो है निम्न में से किसकी विशेषता है, तो वो किसकी विशेषता है? व्यवहारवादियों की। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्र को पूर्णतया विज्ञान माना है और उनके अनुसार राजनीतिक विश्लेषण निष्पक्ष होने चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र की विशेषता मूल्य रूप से तटस्थ की रही है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, मोरिस जोन्स की रचना है। मोरिस जोन्स की रचना है, कौन सी रचना है ये बताना है। ऑप्शन 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, 3 है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, 4th है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 23 का दोस्तों 2। 23 का जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 2। मोरिस जोन्स की रचना का नाम क्या है? तो दी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, मोरिस जोन्स एक वेल्स व्याकरण अकादमी और वेल्स भाषा के कवि थे। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की रचना मोरिस जोन्स ने किया। मोरिस जोन्स ब्रिटिश राजनीतिक शास्त्री थे। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीतिक निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? संविधान सभा में किसने यह कहा था ये बताना है।
ऑप्शन 1 है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा 24 का आंसर। व्याख्या देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व आर्थिक स्वतंत्रता को दिया है। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व आर्थिक स्वतंत्रता को दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की स्वीकृति पागलपन कहता है? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है? तो कौन कहता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ल्यूडोविकी, ऑप्शन 2 है मार्क्स, ऑप्शन 3 है टेलीरेंड, ऑप्शन 4 है प्रोधा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर दोस्तों, टेलीरेंड। टेलीरेंड ने जो है लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है। मतलब लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहा है किसने? तो वो कहे हैं लेरी रेंड ने, टेलीरेंड ने। व्याख्या देख लीजिए, टेलीरेंड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृति पागलपन है। लोकतंत्र स्वीकृति पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र कहा है। ल्यूडोविकी कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है। ल्यूडोविकी कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? मृत्यु है। 26 नंबर क्वेश्चन, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? ऑप्शन 1 है कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, 4th है मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों 26 का? 26 का आंसर 2 सही हो जाएगा, श्रम कानून बनाना। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो वो हो जाएगा श्रम कानून बनाना। व्याख्या देखिए, वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना है, दीवानी मामलों का निपटारा, व्यक्तियों में आपसी संवाद आदि है, जबकि ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि है। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी ये बताना है। मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, या चौथा है मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो गया दोस्तों? तो 27 का 2 नंबर सही हो जाएगा। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, विवेकशील प्राणी था, ऐसा जॉन लॉक का मानना था। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या है फ्रेंड्स, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। लॉक ने मनुष्य की एक बड़ी विशेषता उसका बुद्धिमान और विचारशील प्राणी होना स्वीकार किया और बतलाया कि मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था को सत्ता को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। व्याख्या एक बार दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। लॉक ने मनुष्य की एक बड़ी विशेषता उसकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता प्राणी होना स्वीकार किया है
और बतलाया है कि मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर है फ्रेंड्स, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन एक है पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि पॉलिटिक्स जो है अरस्तु नहीं रूसो की पुस्तक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट अरस्तु की नहीं पॉलिटिक्स अरस्तु की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी पुस्तक है जो रूसो की है, और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। पेट्रियाटिक जो है पेट्रियाटिक आपका हो जाएगा रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। रॉबर्ट फिल्मर की ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये हो जाएगा पैट्रियार्क। पैट्रियार्क की जो पुस्तक है वो रॉबर्ट फिल्मर की है। व्याख्या में देख लीजिए, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है, और उनके साथ एंजल्स का भी नाम कुछ जुड़ा है। व्याख्या देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ऑप्शन एक है आरसी वादम ने, गिलक्रिस्ट ने, गैटेल ने, गार्नर ने। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 आरसी वादम ने। आरसी वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली ये सही है। अमेरिका में दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पे संघात्मक प्रणाली है, इसलिए आपका जो गलत आंसर है यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। कौन गलत है? तो 2 नंबर गलत है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम ही है, पहले भी बता चुके हैं, संघात्मक व्यवस्था है, और भारत में भी आपको मालूम है संघात्मक व्यवस्था है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटेन में एकात्मक, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक तथा भारत में संघात्मक व्यवस्था विद्यमान है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे 15 समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे फ्रेंड्स आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।